गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का करंट अफेयर, आज दैट मीन्स 6 नवंबर 2023। 6 नवंबर 2000, इसको इंटेंसिटी बढ़ा तो 6 नवंबर 2023। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलो, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। ओके, देखिए ये है रक्षा मंत्री। कौन है ये? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब इसको नोट्स नहीं करना है, आप तो इसको याद रखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसे मैं बोल दूंगा। चलो, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बेंगलुरु में, बेंगलुरु कौन सा राज्य में है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, तो बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया। किसका? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ओके, कहते लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन संयुक्त रूप से शो का आयोजन किया। देखिए कौन कौन इसमें शो का? लघु उद्योग भारती, एक हो गया भारती और दूसरा हो गया आईएमएस। ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से इसका अधिवेशन किया। इसका आयोजन 2 से 4 नवंबर किया जाएगा, यानी है ना, ये अभी 2 दिन पुराना है, 6 नवंबर है ना, यानी 2 से 4 तक किया गया। इसका थीम क्या है भाई? इसका विषय, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थीम क्या है? इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, है ना। भारत में बनाएगा, लेकिन किसके लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए। यानी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, पूरा वर्ल्ड में यहाँ से चीजें सप्लाई की जाएगी। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है? मेक इन इंडिया, भारत में बनाना, और मेक किसके लिए? मेक फॉर द वर्ल्ड, और विश्व के लिए बनाया जाना। इसका ये क्या रखा गया? थीम रखा गया। कहता है यह मैन्युफैक्चरिंग, यह इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का शो का ये 6वां संस्करण है। कैवा संस्करण है? 6वां। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में विभिन्न क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी, उपकरण और अनुसंधान विकास को प्रदर्शित किया जाता है, यानी न्यू इनोवेशन पर, और कैसे मेड इन इंडिया को, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, कितना ज्यादा उद्यमी इसके लिए वर्क करे तो ये बताएगा। ओके, चल, इनमें से कुछ क्षेत्र एरोस्पेस और रक्षा इंजीनियरिंग, स्वचालन, रोबोटिक्स और ड्रोन भी है, यानी हर फील्ड में इसको किया जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कि आपका एयर स्पेस के बारे में भी, स्पेस पर नया नया टेक्नोलॉजी कैसे, और भी कैसे जो सैटेलाइट है उसको अच्छा से बनाया जाए। ठीक है ना, अलग अलग रक्षा के क्षेत्र में, जैसे मिग जो आया है 2024, इसका नया नया वर्जन कैसे बनाया जाए। तो इस प्रकार से स्वचालन, अपने चलाने वाले जितने भी इंजन है उस पर ध्यान दिया जाए। चलो, लघु उद्योग भारती 1994 से भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योग का एक अखिल भारतीय संगठन है। इसका मतलब सूक्ष्म, छोटे छोटे चीजों के लिए, ठीक है ना, लघु उद्योग का एक अखिल भारतीय, यानी पूरा भारत भर में छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने में ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना, लघु भारत में कब से काम कर रही है? 1994 से। ठीक है, कहता है प्रमुख सम्मेलन क्या क्या हुआ है? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कुछ पुराना चीज देख लो। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, और ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन, ये भी भारत के नई दिल्ली में। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा, क्रूज लाइनर याद रखिएगा, क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहां से घरेलू नौकायान शुरू किया? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, कटक, मुंबई, विशाखापट्टनम। अगर जो बच्चे ये सोचेंगे कि किनारे वाला स्टेट का नाम लिख दे तो ठीक है, तो सब तो किनारे वाला है। कोलकाता भी, हल्दिया, ठीक है, मुंबई भी, विशाखापट्टनम। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहां से घरेलू नौकायान शुरू किया? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, कटक, मुंबई, विशाखापट्टनम। अगर जो बच्चे ये सोचेंगे कि किनारे वाला स्टेट का नाम लिख दे तो ठीक है, तो सब तो किनारे वाला है। कोलकाता भी, हल्दिया,
कटक उड़ीसा में, मुंबई महाराष्ट्र में और विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में, सारे के किनारे वाला ही शहर है। ओके, समझ में सबको आ रहा है? तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, डेट मीन्स महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया। कहां से स्टार्ट किया गया बच्चा? महाराष्ट्र। इस प्रकार कोस्टा सेरेना स्टार्ट किया गया, कोस्टा सेरेना स्टार्ट किया गया, है ना। अब ये देखो क्या है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सेरेना। क्रूज लाइनर का नाम ये पूछ सकता है, क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सेरेना ने 3 नवंबर को मुंबई में घरेलू नौकायान शुरू किया। इसका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। पहले ये सर्बानंद सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर होते थे, ठीक है। तो अभी ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ये कौन कौन मंत्री है भाई? पूछ दे सकता है कि सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो ये 3 इनका कार्यभार दिया गया है, ठीक है। ऐसे तीनों तो एक ही चीज के अंतर्गत आता है। कहता है कोस्टा क्रूज को, कोस्टा जो है, कोस्टा सेरेना, ये जो क्रूज है अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है ना। लगभग 2 महीनों में कितना ले जाएगा? 45,000 यात्रियों को ढोने का काम करेगा। यह क्रूज पहले देखो अपना देश का हिस्सा है, यानी पूरा वर्ल्ड जितना कोस्ट पर जो है जगह उस सब पर यहाँ भ्रमण करवाने के लिए ये इनिशिएटिव चालू किया गया है। कहते हैं बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को लक्ष्य प्राप्त करने की चर्चा की गई है। यानी बहुत सा व्यक्तियों को ले जाने की, 50 मिलियन यात्रियों को ले जाया जाएगा इसके तहत, ठीक है। तो अब क्रूज जहाज के बारे में देखो, ये बहुत बड़ी जहाज होती है, यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। इतना बड़ी जहाज, जितना बिल्डिंग नजर आ रहा है, ये 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। यहाँ देखो ये सब बिल्डिंग्स है, समझ में आ रहा है ना। इतना बड़ी ये जहाज है। नहीं, क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं, बहुत बड़े यात्रियों को ले जाएगा, एक बार में बहुत सा यात्री से जाएगा क्रूज जहाज में, जिसका उपयोग मुख्य रूप से छुट्टियां मनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से भारत सरकार को ज्यादा बेनिफिट होगा, समझ में आ रहा है ना। कोई के भी शौक होता है जहाज पर बैठने का, यहाँ सारा सुविधा आपको मिल जाएगा इस जहाज को, ठीक है। समुद्र का लुत्फ उठाइए और उठाते उठाते घूमिए, भ्रमण कीजिए। कहता है इसका उपयोग परिवहन के लिए भी किया जाता है ना, माल ढोने के लिए लिया जाता है। लेकिन अभी इसका उपयोग क्या चीज है? छुट्टियों मनाने के लिए। अब धीरे धीरे ठंडा और बढ़ रही है तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए, जैसे 1 जनवरी आएगी ना कुछ दिन के बाद, तो आप वहां पे लोग घूमने जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। कहता है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास है, सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास है, ठीक है। कहते हैं इसका उद्घाटन कब किया गया? 13 जनवरी 2023 को। गंगा बिलास पोत, ये गंगा बिलास, ये जो है ना, इसका नाम है गंगा बिलास। इसका नाम क्या है? सॉरी, ये इसका नाम क्या है? गंगा बिलास। गंगा बिलास की लंबाई 62 मीटर है। 62 मीटर समझ रहे कितना बड़ा होगा, है ना। 1 मीटर इतना होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर होगा, 12 या 15 मीटर ये, ठीक है। हाँ, पुल पार कर जा सकता है यहाँ से, समझ में आ रहा है ना। 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर होगा। चौड़ाई 12 मीटर मतलब मान के चलिए इससे भी ज्यादा, ऐसे ही चौड़ाई इससे भी ज्यादा। अब उतना लंबा जहाज देख रहे नहीं, ये जहाज, ठीक है। क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ। ये उत्तर प्रदेश के कहां से शुरू हुआ? वाराणसी से शुरू हुआ और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त हुआ, ठीक है। ये क्रूज कहां से स्टार्ट हुआ? उत्तर प्रदेश, गंगा से। ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश के गंगा वाराणसी से स्टार्ट होकर के और बिहार झारखंड होते हुए और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश होते हुए कहाँ चला गया? आसाम चला गया। ये क्या क्रूज के बारे में आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है श्रीलंका के त्रिकोमाली में जगह है। त्रिकोमाली एक जगह है, श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है त्रिकोमाली। चल रहा है श्रीलंका में त्रिकोमाली में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किसने किया? कहां जाकर के? श्रीलंका में। और वहां एक SBI का उद्घाटन करने के लिए कौन सा मंत्री गए?
अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमन? तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, याद रखिएगा। सॉरी, हमारे वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी है। कौन है? निर्मला सीतारमन, याद रहेगा। वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। तो इस प्रकार से इसका उद्घाटन किया गया। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो श्रीलंका के कौन सा जगह पर? त्रिमाली जगह पर। कौन सा जगह पे? त्रिमाली जगह पे उद्घाटन किया गया है ना। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया। क्लियर है? कुछ याद नहीं करना है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल वागले, उच्चायुक्त मतलब वहां के जो हाई कमिश्नर हुए। उच्चायुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं हाई कमिश्नर, है ना। भारत की ओर से श्रीलंका में उच्चायुक्त कौन है? तो उच्चायुक्त है दिनेश खर्रा, गोपाल बांगले, और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा। ये भी आपको याद करना है, या पहले से भी याद होगा। कितना बार एसबीआई की चर्चा हुई है? तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। तो ये वाला याद हो गया, गोपाल बागले कौन है? श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त। श्रीलंका में, कहां से? श्रीलंका में, लेकिन है किस देश का? भारत के लिए वो काम करते हैं श्रीलंका में। समझ में आया ना? किसी प्रकार से भारतीयों को जो परेशानी होती है इसको सुलझाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। क्लियर? कहता है एसबीआई के प्रयासों की बदौलत भारत सरकार श्रीलंका को $1 बिलियन का ऋण सुविधा सुचारू रूप से देने में सक्षम रही है। ठीक है, भारत सरकार श्रीलंका को किसको दे रहा है? एसबीआई के थ्रू दिया जा रहा है $1 बिलियन। बहुत कम राशि नहीं है, बहुत ज्यादा राशि है। चलिए श्रीलंका से संबंधित कुछ अफेयर देख लेते हैं, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स में है श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय एवं समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया। कहता है भारत ने श्रीलंका को यह भी तुरंत था $1 बिलियन क्रेडिट लाइन दिया गया। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है बहुत कम दरों पर ऋण देना, ठीक है, और बहुत दिन के बाद उसका चुकता करना। ये नहीं कि कोई ऋण ऐसा है जो 2 साल के अंदर ही दे देना है, नहीं, ठीक है, बहुत 10 साल, 50 साल, 20 साल के लिए वो चीज दे दिया गया। अब धीरे धीरे छोटे छोटे किस्तों में पहुंचाइए और ज्यादा आपको नहीं देना रहेगा। जैसे मान लो कि 100 रुपया अगर हमसे लिया श्रीलंका, इंडिया सरकार से श्रीलंका क्रेडिट में है, तो उसको 105 रुपया, 102 रुपया देना, वो भी 50 साल के बाद, उसका तो वैल्यू उतना के बराबर अपने हो जाता है। क्लियर हो गया ना? ये क्रेडिट लाइन होता है, क्रेडिट ऋण होता है। क्रेडिट ऋण बहुत ही कम दरों पर, किफायती दरों पर, एक प्रकार से कहो कि छोटा सा डोनेशन दे दिया, लेकिन वो रिटर्न होगा। कहता है श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है ना। श्रीलंका एक टापू देश है, तो वहां सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव किसको लेकर के होगा? तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो होता है वो पर्यटक को लेकर के। तो सबसे ज्यादा पर्यटक श्रीलंका में किस देश के लोग आते हैं? तो भारत का आते हैं। किस देश का आते हैं? भारत का आते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए दुनिया का कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसके राइट ऑप्शन है 40, ऑप्शन है 40, 28, 50, 70। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 28। क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 28 देशों ने, कितने देशों ने? 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े, है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब एकदम जैसे दिमाग काम करता है ना, वैसे कंप्यूटर काम करेगा, है ना। जो चीज अपलोड भी नहीं है वो भी चीज ये बताएगा। इतना ज्यादा ये आगे होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सा आप लोग नाम सुने, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए, के रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि वो सारा काम कर लेगा। हम अब टीवी एंकर की जरूरत नहीं है, आदमी की जरूरत नहीं है। अब एंकर को रोबोट को बैठा दो और वो बढ़िया से सब चीज करेगा। ठीक है, हम पढ़ाने वाला हमारे जैसे मनुष्य की जरूरत नहीं है। अब पढ़ाने के लिए एक टीचर आएगा और वो टीचर रोबोट होगा। तो बताइए क्या खा जाएगा? वो सबके नौकरी खा जाएगा ना।
और कौन चाहेगा खाना पीना दे देकर उसको रखे, एक बार फिट कर लिए और उसमें चार्ज वगैरह जो भी करना है अपना करते रहो और सब काम वही करते जाए, कंप्यूटर पर वही काम करे। आदमी कंप्यूटर तो है ही है, लेकिन कंप्यूटर पर काम करने वाला आदमी होगा और वो आदमी रोबोट होगा जो खाना पीना नहीं खाता, जो सैलरी नहीं लेता। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा आगे चल करके। तो आदमी किस लिए रहेगा? बैठ करके खाने के लिए, सब चीज तो वही करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो सबका नौकरियां वो खा जाएगा। इसलिए ये इसको जुड़े इसमें बहुत से जोखिम है, नजर आ रहा है ना? कभी भी हम पढ़ा देंगे आपको एआई के बारे में, पूरा डिटेल्स बतला देंगे कि एआई क्या होता है, किस चीज पर सिद्धांत पर वो काम करती है, कैसे कैसे, ऐसे क्या लाभ है और ज्यादा हानि क्या है। ठीक है ना? तो कहता है कि पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 को यूनाइटेड किंगडम के कौन सा पार्क में? बैलेचले पार्क में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बैलेचले पार्क में। अब बैलेचले पार्क अभी संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेचले पार्क कहाँ अवस्थित है, बैलेचले पार्क कहाँ अवस्थित है? तो बैलेचले पार्क कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। बैलेचले पार्क कहाँ है? किससे संबंधित है भाई? तो पहला समिट यहाँ पे किया गया था, एआई का फर्स्ट समिट यहीं पे किया गया था। ओके, बैलेचले पार्क में। कहता है इस बैठक में 27 अन्य देशों के और एक यूरोपीय संघ के साथ भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आईए, ठीक है, आईए सुरक्षा पर दुनिया के सबसे पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईए के फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए इतना बार आएगा चीजें कि आपको आसान बन जाएगा। यह समझौता कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को आकलन करने के लिए मिलकर काम करने के लिए किया गया है। इस समझौता को बैलेचले घोषणा के नाम से भी, जैसे कोई कश्मीर में होती है तो कश्मीर घोषणा हुआ, ठीक है ना, कोई कर्नाटक में होता है कर्नाटक, इस प्रकार से दिल्ली घोषणा भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जहां जहां होता है, शिमला घोषणा होता है, शिमला समझौता, ठीक उसी प्रकार से बैलेचले समझौता होगा, बैलेचले घोषणा। अब बैलेचले घोषणा समझ में आ गया क्या चीज से संबंधित है? तो एआई को रोकने जो इस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके जोखिम इतना ज्यादा है तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे प्रथम बैठक किया गया, जिसमें 28 देश और एक संघ मतलब जुड़ा। कौन संघ है? तो संघ यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखो, ये वाला लाइन आप लोग समझिएगा और ये वाला भी इंपॉर्टेंट नोट भी कर लीजिएगा कि क्या इसके बारे में। बारे वाला आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो चीज इसके बारे में है वो समझिए करंट अफेयर नहीं है, वो संबंधित क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। ठीक है ना? कहते हैं कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट, समझ में, रोबोट है कंप्यूटर द्वारा, या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका। समझ में आया? जैसा मनुष्य नए नए चीज सोच सकता है वैसा आप रोबोट भी सोचेगा। पहले रोबोट में क्या था? जो फिट कर दो वही करेगा, और जो फिट नहीं कर, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज नया नहीं सेटिंग है तो जोड़ लेगा, नहीं ना करेगा, जो उसमें रहेगा वही ना होगा। लेकिन ये क्या है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो आदमी जैसे सोच सकता है वैसे ये सोच सकता है, आदमी जिस प्रकार से काम कर सकता है वैसे ये भी काम कर सकता है। समझ में आ गया? अभी देखिए फेसबुक इस पर आपको कुछ बतलाते एक शॉर्ट वीडियो मिलेंगे जो एकदम स्त्री का फोटो बड़ा सुंदर रहेगा, लगेगा कि वो मूर्ति टाइप में है ना, वही है आप या ये वाला चीज। और कभी कभी तो ऐसा आ जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि रोबोट है कि सच में लेडी है। जैसे अभी एक एंकर थी, ठीक है ना, तो एक टीवी एंकर थी, उसमें ऐसा दिखाया गया कि लग ही नहीं रहा था कि वो रोबोट है कि रोबोट है कि सच में वो लेडी है। चलो क्लियर है? तो फिर से एक बार ध्यान रखिए, कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट, ये किसके द्वारा? कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर, है ना, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ये भी सोच लेगा। आरबीआई के बारे में, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो साइमा वाजेद, संजय कुमार जैन, संजय कुलश्रेष्ठ, मनोरंजन मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मनोरंजन मिश्रा। क्या होगा? मनोरंजन मिश्रा, है ना। मेरा यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट खोलिएगा, कम्युनिटी पोस्ट, तो उसमें ये सब क्वेश्चन मैं डाला हूँ, 5 क्वेश्चन मैं डाला हूँ, ठीक है।
तो आप उसको चेक कर सकते हैं। डे बाय डे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मनोरंजन, ये कौन है बात? मनोरंजन मिश्रा जी है। कौन है ये? मनोरंजन मिश्रा। तो मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान दो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। मनोरंजन मिश्रा, मनोरंजन मिश्रा वह कार्यकारी निर्देशक के रूप में 3 विभागों को देखरेख करेगा। कितना विभागों को? 3। ये विभाग है परिवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाल निवेशक एवं संचालन विभाग। इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी नियुक्ति 10 नवंबर 2023 को हुआ। नाम खाली याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको, धीरे धीरे इतना बार आ जाएगा कि ये चीजें अपने आप याद हो जाएगी। जैसे स्थापना तो अब याद हो गया कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी याद हो गया। इसका गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, याद रखोगे ना। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। नोट पर इन्हीं का सिग्नेचर रहता है। 1 रुपया की नोट पर सिर्फ वित्त मंत्री का सिग्नेचर यानी सीतारमन का सिग्नेचर रहेगा, निर्मला सीतारमन का। इसके अलावा जितने भी नोट्स होंगे वो सारे नोट पर शक्तिकांत दास का सिग्नेचर होता है। ठीक है ना। आप नया नोट लाइएगा और देखिएगा कि शक्तिकांत दास लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, चलो। डिप्टी गवर्नर, तो डिप्टी गवर्नर होते हैं कितने भाई? तो डिप्टी गवर्नर 1 2 3 4 डिप्टी गवर्नर और 1 मुख्य गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 मुख्य गवर्नर होते हैं। ठीक है बच्चा, तो याद करो 4 डिप्टी। चलिए, मुख्य गवर्नर का नाम बताइए। शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो डिप्टी गवर्नर डॉक्टर एम.डी. पात्र। डॉक्टर एम.डी. पात्र ये जल्दी नियुक्त हुए थे, याद आ रहा है? एम राजेश्वर राव, इसलिए नाम सुना सुना लग रहा होगा, है ना। रविशंकर और स्वामीनाथन, याद रखना। कौन कौन है? पात्र, राजेश्वर राव, रविशंकर और रामनाथ, है ना, स्वामीनाथ। ओके। कहता है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन पूछ जाता है कि बैंक में आरबीआई का सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949। इसके पहले वो प्राइवेट बैंक जैसा काम करता था। चलो, आज का ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनकोर एक्ट। क्या लिखा हुआ है? इनकोर एक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? इनकोर एक्ट वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान दो इधर, वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब याद रखिएगा। ये सब आपको इकोनॉमी, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको ये सब वर्ड आएगा, पर इकोनॉमी में भी आएगी। सुप्रीम कोर्ट हो गया। चलो, याद हो गया। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इनकोर ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन, बताओ मुख्य निर्वाचन आयोग अभी कौन है? मुख्य निर्वाचन कौन है? राजीव। ठीक है, राजीव। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों एवं सूचना प्रबंधन के लिए इग्नोर ऐप तैयार किया गया। इसमें निर्वाचन अधिकारियों का नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा, यानी पूरा के पूरा जितना भी निर्वाचन से संबंधित चीज है इस ऐप में आपको मिल जाया करेगा। ठीक है ना। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के में भी मदद मिलेगी। यानी अब ऐप के द्वारा सारा चीज हो जाएगा। चलो, अब आप ये समझ जाइए, है ना, अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है उसके बारे में डिटेल, है ना। ये स्टैटिक्स सबकी तैयारी होते जा रहा है। स्टैटिक्स पीछे वाला क्वेश्चन। ओके। यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कोई ना कोई आर्टिकल्स में होगा। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अभी तुरंत मैंने बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इस पर फर्क नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्त में इसमें भी 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, एक अनूप चंद्र पांडे और दूसरा अरुण गोयल। अरुण गोयल नियुक्त हुए थे, ये करंट में आया था कुछ दिन पहले। ठीक है ना। अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल, ये क्या है? अन्य चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है ना। निर्वाचन आयोग से जुड़ी उपबंध का उल्लेख संविधान में 324 से लेके 329 तक किया गया है। 324 से लेके 300 अनुच्छेद याद रखना, है ना।
ठीक है, याद रखिएगा। और भाग 18 में, कितना भाग में, तो भाग 18 में इसकी चर्चा है, भाग 18। और अनुच्छेद 324 329, अनुच्छेद 324 329 याद रहेगा, अनुच्छेद 324 से 329। आगे देखिए, संसद, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होती है। ये पढ़ाया था ना, याद आ रहा है। और मुख्यमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुखिया है, जिला पार्षद है, ये सब का चुनाव क्षेत्रीय निकाय के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है, राज्य के द्वारा। ओके, कहता है हुरून इंडिया परोपकार सूची में, सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो पहले स्थान पर यहाँ पे कौन रहे हैं, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला या शिव नादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव नादर। कौन है, शिव नादर। तो कहता है HCL के टेक संस्थापक, HCL टेक के संस्थापक कौन है, शिव नादर। शिव नादर और फैमिली ने हुरून इंडिया परोपकार सूची में पहला स्थान शुरू किया है ना। वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के लिए 2042 करोड़ रुपया का दान दिया था, है ना। सबसे ज्यादा दान देने के लिए इनको चुना गया। चलो, अब आए विप्रो के संस्थापक। विप्रो के संस्थापक कौन है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो, है ना। तो विप्रो के संस्थापक, देखो ये सब नया नया नाम है, तो आप अधिकतर लोग इसका नाम नहीं सुनेगा, कभी कभी क्वेश्चन में नजर आ जाता है ईद के चांद जैसा। तो संस्थापक अध्यक्ष कौन है, अजीम प्रेमजी, और उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपया के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरे स्थान हासिल किया है। ठीक है, पहले स्थान कौन किया है भाई, तो शिव नादर। पहले स्थान पर कौन, शिव नादर, और दूसरे स्थान पर कौन, अजीम प्रेमजी। अब देखिए, ये ज्यादा हाईलाइट पर्सन जब है, तो हाईलाइट पर्सन का पूछ देगा कि ये क्या चीज है, कौन है भाई, कितना पैसा दान दिया, कोई ना कोई तो होंगे ना। तो कौन है ये, तो HCL टेक कंपनी के डायरेक्टर है। ओके, या संस्थापक बोलो। और इतना ज्यादा ये भी दान दिए अजीम प्रेमजी। तो ये कौन है, तो विप्रो के संस्थापक है। ये कौन है, अजीम प्रेमजी, ये विप्रो के संस्थापक है। तो आपको कोई कंपनी संबंधित बता देगा, ठीक है ना। ये उसका लिस्ट है, एक बार देख लीजिएगा। कहता है कि ये हमारे कुछ सब्जेक्ट के बारे में है ना, जो आपको करंट अफेयर का लाइव सेशन मिल जा रहा होगा। इसके अलावा GS, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है ना। और आप इस चैनल पे आप देख सकते हैं। चलो, तो आज का क्वेश्चन नंबर 8, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा, यानी जब हिस्सेदारी बेचा तो कौन खरीदेगा। तो इसके ऑप्शन हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, या ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप, या RBI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप। तो चलिए क्वेश्चन आज हो जाए। ज्यूरिक कल आया था, कल परसों मैंने पढ़ा कि किस देश में है। हाँ, वेरी गुड। ज्यूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड। तो यही एक इंश्योरेंस ग्रुप है, वही इसके हिस्सेदारी को खरीदा है, ठीक है ना, महिंद्रा कोटक को। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का ग्रहण करेगी। ज्यूरिक इंश्योरेंस कोटक जनरल इंश्योरेंस 51% हिस्सेदारी करके इतना करोड़ रुपया तैयार करना। तो ये नहीं पूछा कितना करोड़, बस पूछेगा कि किसमें किसका हिस्सेदारी खरीदा गया, ठीक है। तो महिंद्रा जो था, महिंद्रा कोटक, उसका जो बेचा गया वो ज्यूरिक खरीदा, 51% हिस्सेदारी। कितना फीसदी, अब हम लोग इकोनॉमी में समझेंगे कि 51% अगर हिस्सेदारी कोई खरीदता है तो उसका वर्चस्व किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब वो जो कहेगा लगभग उसकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब 51% के साथ वो मालिक बन गया। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानिए। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा जनरल, अब इसके पास कितना हिस्सेदारी बच गया, मात्र 49%, ठीक है। इस कंपनी में 49% का ये मालिक रहेगा, क्योंकि बिक गई ना, 51% बिक गई। कौन खरीदा, ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी खरीदा। तो महिंद्रा कोटक के बारे में जानो, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के बारे में, इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। याद रखिए, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2015। ये सब VBI करके इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो MD और CEO है, अब हर बार MD CEO आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सुरेंद्र अग्रवाल है। किसका,
महिंद्रा कोटक का, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ कौन है? सुरेश अग्रवाल। यह सामान्य बीमा कंपनी है, बीमा देती है, ठीक है ना, फाइनेंस करती है, इंश्योरेंस करती है। कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 9, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो इसके पास आपके पास ऑप्शंस हैं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो गया केरला। कौन? केरला, केरल है। चलो, तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटक माइक्रो साइट्स क्या नाम है? माइक्रो साइट्स लॉन्च कर रहा है। इस माइक्रो साइट्स के माध्यम से धार्मिक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। किसको? धार्मिक स्थलों के, है ना, उसका महत्व बताया जाएगा। देखिए, खाली धार्मिक स्थल हो जाने से नहीं होता, उसको बताइए कितना कितना पुराना है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या क्या है ना, ये पत्थर कब की बनी हुई है, मूर्ति कब की बनी हुई है, ये सब उसमें ब्यौरा देना होता है। किसने बनवाई है, उस समय की परिस्थितियां होने के बावजूद भी अब यहाँ पे बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना, तो इसकी जरूर कोई ना कोई खासियत होगी। जब ये सब बताया जाएगा तब पर्यटन स्थल और ज्यादा रूढ़ होता है। चलिए, यह माइक्रो साइट्स अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध होगी। कहता है इस प्रोजेक्ट का बजट 61.36 लाख करोड़ रुपया है। कितना? 61.3। केरल का करंट अफेयर, अब इसको भी नोट करना है ना, शॉर्ट में, फिर कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, इसके याद करने की कोई जरूरत नहीं आएगी। तो केरल अपनी 14 जिलों, एक दिन हुआ था, 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य हुआ था। कितना कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस बातों को समझ लिएगा। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी में एक पीछे पे हॉलमार्क दिया हुआ रहता है, इससे इसकी शुद्धता पता की जाती है। हॉलमार्क से क्या पता की जाती है? शुद्धता पता की जाती है। और ये सेंट्रल देता है, सॉरी, ये एक मतलब प्रमाणिक है ना, कोई अपमान से छाप नहीं देगा। ओके, केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई थी, है ना। ये 3D जैसे लगेगा कि ये बाहर निकला हुआ, लेकिन ये शीशा के अंदर है ना, वो लगेगा कि बाहर निकला हुआ, लेकिन बाहर निकला हुआ नहीं है। केरल राज्य में निपा वायरस कितना बारी हो चुका है? केरल राज्य में निपा वायरस के कुछ केस सामने आए हैं। निपा वायरस, कोरोना वायरस ऐसा है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लीला ओमचेरी का निधन हो गया। वह कौन है? लीला ओमचेरी अर्थशास्त्री, शास्त्रीय संगीतकार, समाज सेवी, अभिनेत्री। तो इसका राइट आंसर हो गया शास्त्रीय, है ना, शास्त्रीय संगीतकार। शास्त्रीय संगीतकार समझ में आ रहा होगा, है ना, वहां के अच्छा गाना, है ना। कहता लीला ओमचेरी का नई दिल्ली में निधन हो गया। यह एक शास्त्रीय संगीतकार एवं संगीतज्ञ थी। कहता उन्होंने लोकगीत गाए, लोकगीत समझ में आ रहा होगा, है ना। सोपन गिनतम, अब पता नहीं क्या है, हिंदुस्तानी गीत और कर्नाटक संगीत के बारे में बहुत सा गीते गाए, मतलब अलग अलग भाषाओं में जाकर के अलग अलग तरीका से अलग अलग लिरिक के साथ गीत गाया गया। अब ये अलग अलग क्या हुई, तो देखिएगा, छठ का एक टोन अलग होता है ना। छठ गीत बजने से मतलब नहीं, टोन बजेगा तो समझ जाइएगा कि ये छठे गीत बज रहा है ना। तो ये बिहार का हो गया, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कि एक बिहार का लोकगीत अलग बजता है, जैसे नेहा सिंह राठौर, नाम सुना हुआ है, अच्छी फेसबुक पर अपना गाना बजाती, गाना गाती है, वो लोकगीत गाती है, ठीक है। नेहा राठौर नहीं सुना हुआ है? क्या सुना हुआ है? तो इस प्रकार से आपको बहुत से चीज, बहुत अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में गाना वगैरह गाना, ओके। जैसे हमारे यहाँ चौपाई होता है, चौपाई आपको पता नहीं होगा, ठीक है। समर से गाना जो गाता है वो कभी सुने? उसको भी नहीं सुने तो क्या सुनते हैं, है ना। उसका कुछ अलग लिरिक होता है और भोजपुरी का अलग लिरिक है, सब अलग अलग है। तो इसी प्रकार से ये अपना क्षेत्रीय थी। हाल ही में निधन हुए लोग, तो हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू पेरी, 2 दिन 3 दिन का पहले का ये क्वेश्चन है, मैथ्यू पेरी, है ना। दूसरा, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहिरतिसारी, फिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गेल, फिर टेरेंटे डेविस, ये हैं ब्रिटिश के फिल्म मेकर। चलिए, माइकल गैलन। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।